हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज एडुटेरिया का टेस्ट नंबर 9 है और ये जो है ना इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आज। आपको बता दें कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये दोनों जो है क्लास 6 से लेकर के 12th तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन 80 क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड इकोनॉमिक्स के और करंट अफेयर के 20 के कब से कब तक के, तो 26 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक है। ठीक है। और आप सभी को पता है कि एडुटेरिया का बीपीएससी के लिए ऑफलाइन टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ओके, आइए देख लेते हैं। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। इस समय भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि 2% थी, न कि 4% थी। ठीक है, तो ये कथन हमारा गलत हो जा रहा है। उसके बाद है, इस समय प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि 2% नहीं थी, यहाँ लगभग आधे प्रतिशत थी। ठीक है, तो ये भी कथन जो है गलत हो गया है। तो आइए देख लेते हैं क्या पूछ रहा है इसमें। सत्य कथन पूछ रहा है, तो सत्य तो कोई भी नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश था। ठीक है, तो सत्य कथन पूछ रहा है, बिल्कुल सही है ये। इस दौरान कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई, लेकिन कृषि उत्पादन में कमी होती गई। तो ये कथन तो गलत हो जाता है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें है लेखक और पुस्तक का नाम। तो आइए देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। इनके द्वारा लिखी गई थी इंडिया डिवाइडेड, इसका हो जाएगा 3rd नंबर। और रमेश चंद्र दत्त, इनके द्वारा लिखी गई थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है वेडेन पावेल, इनके द्वारा द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी गई थी। तो इसमें हो जाना है आपका 3, 2 और फिर हो रहा है 1। तो ये किस ऑप्शन में है, 3 to 1, ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन 4 नंबर, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुल आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी। उन उद्योगों में शामिल थे सूती वस्त्र शामिल थे, पटसन भी शामिल थे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नहीं शामिल थे और सीमेंट उद्योग नहीं शामिल थे। तो इसमें 1 और 2 ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे है, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में किन किन उद्योगों की स्थापना हुई। तो सीमेंट उद्योग की स्थापना हुई, फिर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई, चीनी उद्योग की स्थापना हुई और सूती वस्त्र उद्योग, ये तो 19वीं शताब्दी में ही हो गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको याद रखें, 19वीं में पटसन एवं सूती वस्त्र का उद्योग लगा था और 20वीं शताब्दी में जो है ना सीमेंट, टाटा आयरन एंड स्टील और फिर चीनी उद्योग लगा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, आगे है 6 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। निम्न कथनों पर विचार करना है, ब्रिटिश भारत की जनसंख्या का विस्तृत ब्यौरा सबसे पहले वर्ष 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किया गया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद जननांकीय संक्रमण के द्वितीय सोपान का आरंभ वर्ष 1921 के बाद माना गया। तो ये भी जो है ना हमारा सही है कथन। जननांकीय संक्रमण के द्वितीय सोपान के दौरान यह पाया गया कि उस दौरान कुल मिलाकर साक्षरता दर 20% से अधिक थी। तो ये कथन तो हमारा हो जाता है गलत, क्योंकि साक्षरता दर जो है ना उस टाइम 16% से कम ही थी, ना कि 20% से ज़्यादा थी, 16% से कम थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, सत्य कथन पूछ रहा है हमसे, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की व्यवसायिक संरचना के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। आइए देख लेते हैं कथन। कथन है, कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था जिसमें 80 से 85% जनसंख्या लगी थी। तो ये तो कथन हमारा पहले ही गलत हो जाता है। इसमें 80 से 85% नहीं लगी थी, 70 से 75% जनसंख्या इसमें लगी हुई थी। विनिर्माण क्षेत्र में 20% जनसंख्या कार्यरत थी। तो ये भी बिल्कुल, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें 10% थी, ठीक है, ना कि 20% थी। उसके बाद सेवा क्षेत्र में क्रमशः 15 से 20% जनसंख्या कार्यरत थी। तो ये कथन सही है। इसमें पूछ क्या रहा है हमसे, उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं। तो सिर्फ एक ही कथन सत्य है,
3 नंबर कथन का नाम तो नहीं दिया है, तो केवल एक कथन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, बी नहीं होगा, ए होगा, केवल एक कथन होगा, सत्य कथन पूछ रहा है ना इसलिए। ओके, आगे देखते हैं। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। तो यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? ये प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्न के में से कितने युग्म सही सुमेलित है? तो देख लेते हैं कौन कौन से सही सुमेलित है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या होती है? मांग एवं पूर्ति का बाजार की शक्तियों पर निर्भर होना बिल्कुल सही है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वस्तुओं में सेवाओं का वितरण लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी एवं समाजवादी गुणों का समावेश, ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी तीन, ऑप्शन हो जाएगा सी। तीनों बिल्कुल ही राइट आंसर है, तीनों सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। कथन है इस अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार होता है। इस अर्थव्यवस्था में वही वस्तुएं उत्पादित की जाती है जिनसे देश में घरेलू व विदेशी बाजारों में लाभ प्राप्त किया जा सके। और फिर इस अर्थव्यवस्था में यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती हो तो उत्पादन की अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होता है। तो इसमें हमें क्या पूछ रहा है? सही कथन पूछ रहा है। कौन से कथन सही है? तो केवल 2 कथन इसमें सही है, ठीक है, केवल 2 नंबर ही कथन इसमें सत्य है। कौन सा? इस अर्थव्यवस्था में वही वस्तु उत्पादित की जाती है जिसमें देश के घरेलू या विदेशी बाजारों में लाभ प्राप्त किया जा सके। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका केवल 2, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। समाजवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। कथन है इस अर्थव्यवस्था में समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही कथन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये होती है। फिर इन अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है, तो ये तो गलत है। फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का स्थान होता है, तो ये कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्यूबा की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण, ये बिल्कुल राइट कथन है। तो इसमें क्या पूछ रहा है हमसे? सत्य कथन पूछ रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? 1 नंबर और 4 नंबर, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है और इसमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा है मिश्रित अर्थव्यवस्था से। इस अर्थव्यवस्था में केवल सरकार उत्पादन एवं वितरण को नियंत्रित करती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इस अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है जिनका अच्छा उत्पादन हो सकता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। फिर इस अर्थव्यवस्था में सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है, ठीक है। तो ये जो है ना बिल्कुल राइट है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। इसमें बताना है कथन कौन सा सत्य है। वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना के साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं का शुरुआत हुआ, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। भारत में शुरू की पंचवर्षीय योजना संयुक्त राज्य अमेरिका के पंचवर्षीय योजनाओं से प्रेरित है, ये गलत है, ठीक है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की योजनाओं से प्रेरित नहीं है, यह सोवियत संघ से प्रेरित थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 नंबर कथन ही सत्य है। भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में शामिल था, क्या शामिल था? समृद्धि, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण भी शामिल थी और समानता भी शामिल थी। तो 1, 2, 3, 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है निम्न कथनों पर हमें विचार करना है और समृद्धि का अर्थ देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि से है, बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में निरंतर वृद्धि को मापा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें हमसे पूछ क्या रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य तो कोई भी नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी, ना तो 1 ना ही 2। आगे है क्वेश्चन 16 नंबर आधुनिकीकरण में क्या शामिल है? नवीन प्रौद्योगिकी
का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद है सामाजिक दृष्टिकोण और परिवर्तन लाना, दोनों शामिल है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ए और बी दोनों। निम्न कथनों पर विचार करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी, तो ये नहीं, ये तो गलत हो जाएगा कथन। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। महालनोबिस ने मुंबई में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना नहीं करी थी, इन्होंने कोलकाता में करी थी। महालनोबिस को भारतीय योजना का निर्माता माना जाता है, ये बिल्कुल कथन सही है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है असत्य कथन, तो असत्य कथन दो हो जाएंगे, 1 नंबर और 2 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 कथन इसमें असत्य है। भारत में शुरू किया गया भू सुधार पद्धति के उद्देश्य में शामिल था, क्या शामिल था इसमें, तो देख लेते हैं। बिचौलिया के उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को भूमि का स्वामी बनाना, तो ये तो बिल्कुल शामिल था। उसके बाद है बड़े भूस्वामियों के लिए भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, ये भी शामिल थी। और फिर पूर्ण रूप से बड़े भूस्वामियों को भूमि के मालिकाना हक से बेदखल करना, तो ये गलत कथन है। इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, कथन कौन से सत्य हैं, तो सत्य कथन 1 और 2 है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं, सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा, ठीक है, तो ये कथन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया था, हाँ ये बिल्कुल सही है। हरित क्रांति के द्वितीय चरण में HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और फसलों को लाभ हुआ, ये भी कथन सही है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं हमसे, उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है, तो 2 नंबर और 3 नंबर कथन सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। आगे है विपणित अधिशेष क्या है, तो यह जो है ना, ये किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश है, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे हरित क्रांति के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों के कमी के कारण निम्न आय वाले वर्गों को लाभ हुआ, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। अपेक्षित आगतों के संबंध में सरकार ने छोटे किसानों की सहायता के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाया था, तो ये गलत है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें क्या पूछ रहा है, सही उत्तर पूछ रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें 1 और 2, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। आगे 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन हमें बताना है। भारत में 1950 से 90 की अवधि में यद्यपि GDP में कृषि के अंशदान में तो भारी कमी आई, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या में अनुपात में नहीं आई, तो ये बिल्कुल सही है। 1990 तक भारत देश की 75% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी थी, तो ये कथन जो है ना हमारा बिल्कुल गलत है। उस टाइम जो है ना 75% नहीं था, 65% था, ठीक है, 65% था, तो यहाँ पर ये कथन जो है हमारा गलत हो जाता है। इसमें क्या सत्य कथन बताना है हमें, तो केवल 1 नंबर कथन जो है बिल्कुल सही है। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1958 को अंगीकार किया गया था, ठीक है, तो ये तो कथन गलत है। 1958 में नहीं किया गया था, 1956 में किया गया था। औद्योगिक नीति प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया, तो ये कथन सही है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार औद्योगिक के वर्गीकरण में प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल किए गए थे जो निजी स्वामित्व के थे, ये भी कथन हमारे गलत हो जाएंगे। फिर आ जाते हैं औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार औद्योगिक के वर्गीकरण में द्वितीय वर्ग में उद्योग शामिल किए गए थे जो सार्वजनिक स्वामित्व के थे, तो ये कथन भी बिल्कुल गलत है। इसमें पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य है, तो असत्य 3 है, इसमें 1 नंबर गलत ही है, 4 नंबर भी गलत है और 3 नंबर ही गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3, 4 कहाँ पे, हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योग का प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से
वर्ष 1956 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति का गठन हुआ था। तो ये जो है ना हमारा कथन बिल्कुल गलत है। 1956 में नहीं किया गया था ये 1955 में था किया गया था। ठीक है। उसके बाद है लघु उद्योग की परिभाषा किसी इकाई के परिसंपत्तियों के लिए या दिए जाने वाले न्यूनतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। तो ये कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। लघु उद्योग का मतलब क्या होता है? तो लघु उद्योग जो है ना किसको कहेंगे? जो अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ही निवेश कर सकती है उसे लघु उद्योग कहेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। आगे है हाँ, इसमें आंसर हमें बताना है। क्या बताना है? सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन तो इसमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा आयात के बदले घरेलू उत्पाद के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति करना हो जाएगा, इसका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे है औद्योगिक विकास पर विभिन्न नीतियों को उनके पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। तो कथन देख लेते हैं क्या क्या है कथन में। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुपात 1950-51 में 13% से बढ़कर 1990-91 में जो है ना 26.6% हो गया था। तो ये तो कथन गलत हो जाएगा। और उसके बाद 1950-51 में 1990 से 99 के अवधि के दौरान भारतीय औद्योगिक केवल सूती वस्त्र के प्रोडक्शन तक ही सीमित थी। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? कोई भी कथन सत्य नहीं है, ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। आगे 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है और कथन में क्या बताना है? सत्य कथन बताना है। तो आइए देखते हैं। इस समय भारत में आए आर्थिक संकट का मुख्य कारण अकुशल प्रबंधन था। ये बिल्कुल सही कथन है। इस दौरान निर्यात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि आयात की समृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पाया था। तो ये तो कथन गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल एक, ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। नई आर्थिक नीति 1951 के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है और इसमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को मानते हुए की गई थी। तो ये तो बिल्कुल कथन सही है। उसके बाद इस नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्पर्धापूर्ण व्यवसाय के वातावरण की रचना करना तथा फार्मों के व्यापार के प्रवेश करने उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। ये भी कथन सही है। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। एक और दो दोनों कथन बिल्कुल सही है। नई आर्थिक नीति 1991 के तहत समस्त नीतियों को स्थायित्वकारी एवं संरचनात्मक सुधार के उपाय के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है और बताना है कि कथन कौन से सत्य हैं। स्थायित्वकारी उपाय दीर्घकालिक उपाय है, ये गलत है। संरचनात्मक सुधार उपाय अल्पकालिक होते हैं, ये भी गलत है। स्थायित्वकारी उपाय का उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को, ये गलत है। फिर है संरचनात्मक उपाय का उद्देश्य भुगतान संतुलन में आ गई और कुछ त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना था। ये भी कथन गलत है। तो इसमें से कोई भी कथन हमारा राइट नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी कथन इसमें सत्य नहीं है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। नई आर्थिक नीति 1991 के बाद भारत में उदारीकरण के प्रक्रिया में औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण किया गया। इससे भारत में क्या क्या बदलाव हुए? तो इससे भारत में जो है ना बदलाव हुए हैं अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिक्स, विमानन तथा औषधि भूषण और इस्पात उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दी गई। ये बिल्कुल गलत है। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुओं को भी अनारक्षित श्रेणी में रख दिया गया। तो ये बिल्कुल सही कथन है। तो इसमें से क्या पूछ रहा है हमसे? सत्य कथन पूछ रहा है। सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? केवल दो हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आगे है
उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारत के वित्तीय क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है और इसमें बताना है, हमें सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं। तो ये बिल्कुल कथन सही है। भारत में वित्तीय क्षेत्रों का विनियमन सेबी का दायित्व है, ये गलत है। विदेशी निवेश संस्थानों तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी उदारीकरण के नाम के कारण भारत के वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई है, बिल्कुल सही है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है सत्य कथन और सत्य हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। आगे निम्न कथनों पर विचार करना है हमें और इसमें बताना है क्या कथन कौन से सत्य। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और उसमें कौन सा सत्य कथन है ये हमें बताना है। तो इसमें इस प्रक्रिया से मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात कम तथा निर्यात बढ़ जाता है। हाँ, ये फर्स्ट नंबर ही हमारा कथन बिल्कुल राइट है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। इस प्रक्रिया कौन सा मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में कौन सी कथन हो जाएगी, तो इस प्रक्रिया के मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात कम तथा निर्यात जो है ना ये बढ़ जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, मुद्रा अवमूल्यन कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची है, हमें मिलान करना है। आइए देख लेते हैं कौन से देश की कौन सी करेंसी है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले आ रहा है चीन। तो चीन की करेंसी क्या है, चीन की करेंसी है यूनान, यूनान ऑप्शन 4 में है। फिर है कोरिया, तो कोरिया की है कोरियाई वॉन 5 नंबर। जापान की है येन, अब इसका 1 नंबर। फिर हो जाएगा आपका सिंगापुर, सिंगापुर का जो है ना ये डॉलर है, तो इसका हो जाएगा 2 नंबर। फिर है जर्मनी का यूरो हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 4, 5, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। महारत्न इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बिल्कुल सही है। इसके बाद है नवरत्न भारत संचार निगम लिमिटेड, ये गलत है। नवरत्न में जो है ना यहाँ पर आपका होना चाहिए था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद है ये नवरत्न कंपनी है। लघु रत्न कंपनी कौन है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या पूछ रहा है, सही सुमेलित कौन से हैं, तो सही सुमेलित जो है ना इसमें हो जाएंगे आपके, नहीं है पूछ रहा है, नहीं कूट नहीं दिया, नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नवरत्न ये सही सुमेलित नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व का प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग क्या कहलाता है, तो यह त्याग कहलाता है निजीकरण, ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्न भारतीय कंपनियों के संबंध में विचार करें। टाटा स्टील, HCL और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। उपयुक्त में से कौन सी कंपनी विदेशों में कार्यरत है, तो ये तीनों कंपनी जो है ना विदेशों में कार्यरत है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, 1, 2 और 3। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पे हमें बताना है, सत्य कथन हमें बताना है। व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि का प्रवर्ती अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, तो ये तो गलत है हमारा कथन। फिर है व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासन के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1950 में की थी, तो ये 1950 में नहीं की थी, 1995 में की गई थी। सॉरी 95 नहीं, 1948 में, 1948 में की गई थी। ओके, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, सत्य कथन पूछ रहा है, तो कोई भी इसमें सत्य नहीं है, तो ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। भारत ने 1951-56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की थी, तो ये हमारा कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद पाकिस्तान की पंचवर्षीय योजना को मध्यकालिक विकास योजना भी कहा जाता है, ये भी कथन सही है। भारत की आखिरी योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 पर आधारित है, तो ये कथन भी हमारा राइट है।
फिर चीन अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना 2022 से 26 पर काम कर रहा है, तो ये जो है ना ये गलत है। ठीक है, 14वीं पंचवर्षीय योजना चीन जो है ना 21 से 25 पर कार्य कर रहा है, ना कि 22 से 26 पर, 21 से 25 पर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या पूछ रहा है हमसे, सत्य कथन पूछ रहा है। तो सत्य इसमें कौन, 1, 2 और 3 कथन सत्य है। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। ओके, आगे है 40 नंबर क्वेश्चन। चीन की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। वर्ष 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किए जाने का उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था, तो ये तो बिल्कुल राइट है। उसके बाद है चीन में कानून पद्धति के अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से औद्योगिक में कार्य करते थे, तो ये गलत कथन है। तो इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, सत्य कथन पूछ रहा है, केवल 1 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 41 नंबर क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार करना है, उसमें असत्य कथन हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। चीन सबसे बड़ा राष्ट्र है एवं चीन की जनसंख्या का घनत्व भारत और पाकिस्तान से अधिक है, तो ये तो गलत है। भारत जो है ना वे कुछ ही समय पहले चीन को आगे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया है। चीन और पाकिस्तान की तुलना में भारत की जनसंख्या की वृद्धि अधिक है, तो ये कथन भी गलत है। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, कौन से कथन असत्य है, तो दोनों कथन बिल्कुल ही असत्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, 1 और 2 दोनों असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है, उसमें क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। तो पाकिस्तान का जीडीपी भारत के जीडीपी के लगभग 11% है, तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब भारत का जीडीपी चीन के जीडीपी के लगभग 48% है, तो ये तो कथन हमारा गलत है। 48% नहीं है चीन का जीडीपी का, भारत का जीडीपी पर 48% नहीं होगा, 41% होगा। ठीक है, चीन का जीडीपी, भारत का जीडीपी चीन का जीडीपी का 41% है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन इसमें से कौन हो जाएंगे, केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। ओके, आगे 43 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा नहीं है, तो इसमें जो है ना कौन सा स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा नहीं है, प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान नहीं है, स्वच्छ पेयजल पर खर्च ये भी नहीं है, सामाजिक आयुर्विज्ञान यह भी नहीं है, और चिकित्सा आयुर्विज्ञान कोई भी नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी इसमें जो है ना स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा नहीं है। निम्न कथनों पर विचार करना है हमें। चीन और पाकिस्तान में भारत की अपेक्षा नगर में रहने वाले लोगों का अनुपात अधिक है। ठीक है, उसके बाद है चीन में स्थलाकृति तथा जलवायु दशाओं के कारण कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र अपेक्षाकृत कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 10% है, ये बिल्कुल सही है। चीन में कुल कृषि योग्य भूमि भारत में कृषि क्षेत्र के 35% है, तो ये कथन जो है ना 40% है, 35% नहीं होगा, यहाँ पर 40% होगा। तो इसमें कौन से कथन सही है, तो 1 नंबर और 2 नंबर कथन इसमें सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका केवल 2 कथन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आगे 45 नंबर क्वेश्चन है। व्यक्ति की उपार्जन क्षमता का संवर्धन निम्न में से कौन करता है, तो प्रशिक्षण करता है, उसके बाद प्रवसन भी करता है, श्रम बाजार की जानकारी और स्वास्थ्य भी चाहिए इसके लिए। तो सत्य कूट का चयन करना है, तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। क्यों, क्योंकि कार्य के दौरान जो है ना आपको प्रशिक्षण तो चाहिए ही चाहिए, जब प्रशिक्षण नहीं होगी तो आप कार्य करने जाएंगे नहीं। श्रम चाहिए ही, बाजार की जानकारी होनी ही चाहिए, प्रवसन आदि के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के व्यक्ति के उपार्जन क्षमता संवर्धन कहलाएगा। ठीक है, तो अगर स्वास्थ्य सही होगा तभी आप काम कर पाएंगे, तो इसमें सभी जो है बिल्कुल राइट है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी। विकासशील देशों में मानव पूंजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। मानव पूंजी की समृद्धि तेजी से हो रही है और प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि मानव पूंजी समृद्धि की तुलना में धीमा है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहे हैं हमसे, असत्य कथन पूछ रहे थे। ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, कोई भी कथन इसमें असत्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, मानव विकास का विचार मानव की किसी साध्य की प्राप्ति का साधन जो है ना ये मानता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। फिर अब मानव पूंजी के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साध्य भी है, ये भी गलत है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, सत्य कथन पूछ रहा है, सत्य तो कोई भी नहीं है, ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन क्या है।
तो अवशोषी क्षमता, अवशोषी क्षमता का अर्थ क्या है हमें बताना है। इसका अर्थ हो जाएगा आपका पर्यावरण के अपक्षय को सोखने की योग्यता से। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार करना है। ओजोन अपक्षय के समस्या का कारण समतापमंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के ऊंचे स्तर से है। ठीक है, तो ये कथन जो है हमारा बिल्कुल सही है। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग रेफ्रिजरेटर में होता है, तो ये भी हमारा कथन सही है। फिर परावैंगनी विकिरण की अधिकता पादप प्लवक यानी कि फिटोप्लैंक्टन के वृद्धि को बढ़ा देता है, तो ये गलत है कथन। इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा, इसमें 1 और 2 नंबर कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। कथन है 1979 में से 1990 के बीच ओजोन स्तर में लगभग 5% की कमी आई थी। इसमें क्या हमें बताना है, इसमें बताना है सत्य कथन। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है, 5% की कमी आई थी 1979 से लेकर के 90 के बीच में। और ब्रोमाइन यौगिक तत्व का अन्य नाम हैलोन भी है, तो ये भी कथन सही है। इसमें पूछ रहा है सत्य कथन, तो आंसर हो जाएगा आपका सी 1 और 2 दोनों बिल्कुल राइट आंसर है। फिर वैश्विक उष्णता के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। 1750 के पूर्व औद्योगिक स्तरों से अब तक कार्बन डाइऑक्साइड और CH4, CO2 और CH4 के वायुमंडलीय संकेंद्रण में क्रमशः 31% से 149% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सत्य है। फिर है 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के संबंध है, तो ये भी कथन जो है ना हमारा सही है। तो इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, सत्य कथन पूछ रहा है। सत्य 1 और 2 दोनों। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। 52 नंबर क्वेश्चन है, कथन पर हमें विचार करना है। आइए देखते हैं। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। चिपको आंदोलन जो है ना ये हिमालय पर्वत के वनों का संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो यह आंदोलन जो है चिपको आंदोलन उत्तराखंड में नहीं कर्नाटक में शुरू हुई थी, और यहाँ पर जो है ना अपिको आंदोलन तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था, इसी के नाम से प्रसिद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, इसमें कथन पूछ रहा है हमसे सत्य नहीं है। ठीक है, ये कर्नाटक वाले एरिया में किया गया था। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया इसमें, ये बिल्कुल सही है, उत्तराखंड राज्यों में शुरू किया गया था। और कर्नाटक वाले एरिया में जो है ना ये क्या कहा गया था, अपिको आंदोलन कहा गया था, ना कि तमिलनाडु वाले एरिया में कहा गया था इसी को। इसमें ये नंबर जो है 2 नंबर कथन इसमें गलत हो जाता है, और इसमें 1 नंबर सही है। तो पूछ रहा सत्य नहीं है, केवल 2 सही नहीं है। निम्न कथनों पर विचार करना है हमें। भारत में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि केवल 0.06 हेक्टेयर है, और भारत में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रति व्यक्ति जंगल भूमि 0.04 हेक्टेयर होनी चाहिए। तो ये तो हमारा बिल्कुल राइट है, दोनों के दोनों कथन। ठीक है, क्योंकि जंगल की आवश्यकता तो है हम लोगों को। 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति जो है ना इसमें 0.47 हेक्टेयर होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा इसमें 1 और 2 दोनों बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। फिर भारत में निम्नलिखित भारत में विभिन्न राज्य स्तरीय प्रदूषण बोर्ड सरकारों को जल प्रदूषण के रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए जल धाराओं द्वारा नदियों और कुओं की स्वच्छता के संवर्धन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। तो इसमें हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सत्य कथन पूछ रहा है। केवल 2 नंबर कथन ही इसमें सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। UNECD का पूर्ण विस्तार क्या है, इसका पूर्ण विस्तार हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन है किसी देश में 2 वर्षों में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश के सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, तो ये कथन जो है ना हमारा गलत। ओके, फिर हमसे पूछ रहा है क्या, आयात एवं निर्यात के संबंध में किसी देश के निवल अर्जन धनात्मक हो सकता है यदि निर्यात का मूल्य आयात की अपेक्षा
कम हो, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। फिर आयात एवं निर्यात के संबंध में किसी देश का निवल अर्जन ऋणात्मक हो सकता है यदि आयात का मूल्य निर्यात की अपेक्षा अधिक रहे, तो ये कथन हमारा राइट है। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें क्या पूछ रहा है, कौन से कथन सही नहीं है। 1 और 2 नंबर कथन सही नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, 1 और 2। आगे है आयात एवं निर्यात के संबंध में किसी देश का निवल अर्जन शून्य हो सकता है जब आयात एवं निर्यात का मूल्य समान हो। ठीक है, जब आयात एवं निर्यात का मूल्य जो है ना कि समान हो, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन है आर्थिक क्रियाओं के संकलन कुछ लोग बीमारी, जख्म होने आदि शारीरिक कष्टों, खराब मौसम, त्योहार या सामाजिक धार्मिक उत्सवों के कारण अस्थायी रूप से काम पर नहीं आ पाते तो उन्हें श्रमिक नहीं माना जा सकता, ये तो गलत है। उसके बाद आर्थिक क्रियाओं के संलग्न जो व्यक्ति स्वनियोजित होते हैं उन्हें श्रमिक नहीं कहा जा सकता, तो ये भी गलत है। ठीक है, इसमें पूछ क्या रहा है हमसे, सत्य कथन पूछ रहा है, सत्य तो इसमें कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो सत्य इसमें कोई भी नहीं होगा, ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय विक्टर अलेक्जेंडर बुश थे, बिल्कुल राइट है। मिट्टी की जुताई करने वाले की अधिकार के साथ जीते हैं और श्रृंखला के शेष लोग उनके आश्रय की रोटी खाते हैं, यह कथन महात्मा गांधी का है। तो ऐसा कथन तो महात्मा गांधी कभी बोल ही नहीं सकते हैं, तो इसमें सत्य कथन कौन सा हो, केवल एक ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे है 60 नंबर क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। थर्मल और हाइड्रो पावर का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल जो है ना ये सही है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है, ये भी सही है। इसमें पूछ रहा है हमसे असत्य कथन, तो असत्य तो इसमें कोई भी नहीं है, दोनों कथन बिल्कुल ही सही है। तो आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। आगे 61 नंबर क्वेश्चन, नाबार्ड के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। यह संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान है, ये भी राइट है। फिर यह सामाजिक बैंकिंग का उदाहरण है, यह भी राइट कथन है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सत्य कथन पूछ रहा है, तो 1 और 2 और 3 सभी जो है ना ये राइट है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। स्वयं सहायता समूह यानी SHG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करना है। इसके द्वारा ग्रामीण शाखा का प्रादुर्भाव हुआ है, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है, ये भी सही है। इसके द्वारा बहुत सारे, जैसे कि एक समूह में लगभग 12 से 15 महिलाएं होती हैं, ठीक है, और वो अपने इनके साप्ताहिक बचत जो है ना ये 10 रुपये होते हैं, तो ये साप्ताहिक बचत करते हैं और इनसे बहुत सारे ऋण आते हैं और उसी ऋण के माध्यम वही ऋण ये महिलाएं लेती हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सत्य कथन, दोनों हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ओके, आगे बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कृषि विपणन प्रक्रिया में निम्न में से क्या सम्मिलित है। भंडारण सम्मिलित है, प्रसंस्करण भी सम्मिलित है, परिवहन, पैकिंग और वितरण, ये सभी संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 2, 3 और 4, 5, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, RRB, सहकारी बैंक यानी है, उसके बाद व्यापारिक बैंक भी है, व्यवसायिक बैंक भी सम्मिलित है, भूमि विकास बैंक यह भी सम्मिलित है। तो इसमें से हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सम्मिलित है, तो सभी सम्मिलित है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। आगे 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 2020 में भारतीय संसद द्वारा 3 कृषि कानून मुख्य रूप से किस संबंध में पारित किए गए थे। तो यह पारित किए गए थे कृषि विपणन से, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। तनवा नामक परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और कथन में क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। यह कर्नाटक में प्रारंभ किया गया है, तो यह तो कर्नाटक में नहीं प्रारंभ किया गया, यह तमिलनाडु में प्रारंभ किया गया। यह महिला तथा पुरुषों के लिए नहीं है, केवल महिलाओं के लिए नवीनतम कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए प्रारंभ की गई है। तभी ये पुरुष अगर नहीं होंगे तो ये राइट हो जाएंगे कथन। तो इसमें पूछ रहा है सत्य कथन, सत्य तो कोई भी नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है गैर कृषि अर्थ तंत्र के गतिशील
अपघटकों में निम्न में से कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं? तो इसमें जो है ना ये क्षेत्र सम्मिलित हो जाएंगे, कृषि प्रसंस्करण उद्योग भी सम्मिलित है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी सम्मिलित है, श्रम उद्योग और पर्यटन सभी सम्मिलित है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 2, 3 और 4 सभी के सभी बिल्कुल जो है ना इसमें सम्मिलित है। आगे 68 नंबर क्वेश्चन, जैविक कृषि के संबंध में निम्न 68 नंबर, फल सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत दूसरे स्थान पे है। ऑप्शन हो जाएगा इसका द्वितीय। जैविक कृषि संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। इसमें क्या बताना है? सत्य कथन बताना है जैविक कृषि के बारे में। ठीक है, तो जैविक खेती में निवेश से प्रतिफल अधिक मिलता है, बिल्कुल सही है। रासायनिक आगतों से उत्पादित खाद्य की तुलना में जैविक विधि से उत्पादित भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व अधिक होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जैविक खेती में श्रम आगतों का प्रयोग परंपरागत कृषि की अपेक्षा अधिक होती है, तो ये भी सही है। तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी, तीनों बिल्कुल राइट है। आगे 70 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है नागपुर में। ऑप्शन सी। निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है। इनके लेखक हो जाएंगे आपके रमेश चंद्र दत्त की यह पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स नहीं है। इनके लेखक हो जाएंगे द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक होंगे B.H. बेडन पावेल। ठीक है, तो आंसर इसका असत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य तो दोनों ही है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। आगे 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है हमें। कथन है कुटुंब श्री पश्चिम बंगाल में चलाया जा रहा है, एक सामुदायिक कार्यक्रम है यह। ठीक है, फिर है यह इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं का निवारण करना है, तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है। और यह केरल में चलाया जा रहा है, ठीक है, ना कि पश्चिम बंगाल में चलाया जा रहा है। तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? इसमें केवल 2 ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आगे 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित तापस मजूमदार समिति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित थी शिक्षा से। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन है अर्थशास्त्री उसे बेरोजगार कहते हैं जो पूरे दिन की अवधि में 3 घंटे का रोजगार भी नहीं पा सकता, तो ये तो कथन गलत है। कोई भी अगर 1 घंटे का भी रोजगार पा लेता है ना, तो उसे बेरोजगार नहीं कहेंगे। भारत में कृषि में फैली बेरोजगारी को अर्थशास्त्री संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, तो ये भी गलत है। संरचनात्मक बेरोजगारी इसे नहीं कहा जाता है, इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। भारत में कृषि फैली बेरोजगारी जो है ना, ये सिर्फ प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। तो सत्य कथन कौन से हैं? तो सत्य तो इसमें कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। आगे है निम्न कथनों पर विचार करना है। सभी सार्वजनिक क्षेत्रक प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्रक माने जाते हैं। 20 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्रक प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्रक माने जाते हैं, तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें 1 नंबर कथन ही सही है। सभी सार्वजनिक क्षेत्रक प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्रक माने जाते हैं। इसमें अगर 10 लोगों को रोजगार दे देते हैं, 10 से ज़्यादा, तो ये आपका हो जाएगा क्या? निजी क्षेत्रक प्रतिष्ठान। तो सत्य कथन कौन सा है? केवल 1, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे निम्न कथनों पर विचार करना है। नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों की अवसर लागत बहुत अधिक होती है और गरीबी और आकलन पुस्तक के लेखक P.C. महालनोबिस हैं। तो इसमें हमें बताना है सत्य कथन। तो सत्य तो केवल एक ही है, नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों के अवसर लागत बहुत अधिक होती है और गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन है। ठीक है, अमर्त्य सेन है, तो ये महालनोबिस नहीं है, अमर्त्य सेन हो जाएंगे गरीबी और आकलन के पुस्तक के लेखक। आगे है इसमें सत्य कथन कौन सा है? तो केवल 1, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। शिक्षा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है हमें। शिक्षा आयोग 1964 से 66 में शिक्षा पर GDP का 5% खर्च का सुझाव दिया था। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। फिर केंद्र सरकार शिक्षा उपकर लगाती है जिससे प्राप्त राजस्व को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय हेतु सुरक्षित रखा जाता है, तो ये बिल्कुल कथन सही है। तो सत्य कथन पूछ रहा है, सत्य कथन केवल बी होगा, केवल 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 78 नंबर। निम्न कथनों पर हमें विचार करना है, इसमें असत्य कथन हमें बताना है। आइए देख लेते हैं।
एडवर्ड बारबियर, ठीक है, एडवर्ड बारबियर ने भावी पीढ़ी को संरक्षित करने के पर जोर दिया, तो ये गलत है। फिर है ब्रूटलैंड कश्मीर ने धारणीय विकास की परिभाषा बुनियादी स्तर पर गरीबों के जीवन के भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने के संदर्भ में दी है, तो ये कथन भी हमारा गलत है। असत्य कथन पूछ रहा है तो असत्य तो दोनों ही है, इसलिए आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया था, किन्होंने किया था, तो ये माओ के द्वारा किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहा जाता है किसे, तो यह कहा जाता है आपको ट्रिक्लोरोथेन ट्रिक्लोरेथोन को कहा जाता है। निम्न में से कथनों पर विचार करना है, हमें क्या बताना है इसमें कौन सा सही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR शब्द भारतीय दंड संहिता IPC में निर्दिष्ट नहीं है, और फिर इसमें पूछ रहा है हमसे क्या, इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो यहाँ ये बिल्कुल सही है। पुलिस स्टेशन के प्रत्येक जनरल डायरी की एक प्रति उच्च पदस्थ अधिकारी को संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, तो ये तो कथन गलत है। फिर हमसे पूछ रहा है कि जनरल डायरी एक आंतरिक पुलिस रिकॉर्ड है जिसे शिकायतकर्ता को प्रदान करना आवश्यक नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल सही है, शिकायतकर्ता को कोई ज़रूरत नहीं है कि ये दिया जाए, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 3, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। आगे है 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को संगठनों को आतंकवादी संस्थानों के रूप में नामित करने का व्यापक अधिकार दिया गया है, तो ये कथन जो है ना बिल्कुल सही है। फिर यह कानून केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता नहीं है, केवल भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं हुआ, तब जब अपराध भारत के क्षेत्र के भीतर ही हो, तो ये भी गलत है। ये तो भारतीय पर लागू होगा ही, लेकिन यह केवल भारत के क्षेत्रों में अपराध मान्य नहीं होगा, ठीक है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है, तो सही केवल एक होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। आगे निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत और नेपाल के बीच महाकाली संधि के हिस्से के रूप में विकसित की जा रही है, तो ये कथन जो है ना हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद है परियोजना का मुख्य लक्ष्य दोनों देशों के बीच सीमा का सीमांकन करना है, तो ये गलत है कथन। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सही है, तो केवल 1 नंबर कथन सही है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। आगे निम्नलिखित में से कितने स्टेडफास्ट डिफेंडर के नाम से जाना जाने वाला सैन्य अभ्यास आयोजित किया, तो यह आयोजित किया गया है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आगे क्वेश्चन है 85 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ मुख्य रूप से इसके लिए किसके लिए जिम्मेदार है, तो यह जिम्मेदार हो जाएंगे खगोल पिंडों के लिए मानक और वर्गीकरण स्थापित करना। वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो यह आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी यानी कि NIPUN भारत मिशन का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य जो है ना बच्चों को आवश्यक पढ़ने समझने और बुनियादी गणित कौशल से लैस करने के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम यानी FMBAP है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाढ़ के जोखिमों का प्रबंधन करना, ठीक है, बाढ़ के जोखिमों का प्रबंधन करना और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा करना। विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिपरिषद सम्मेलन ने हाल ही में सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुव्यवस्थित करने और उन्हें सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के आधार पर लागू करने के उद्देश्य से नए नियम लागू किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य देशों के लिए नए नियमों का निहितार्थ करता है, तो यह जो है ना ये सभी सदस्य देश होंगे, अन्य सदस्य देशों की सेवा प्रदाताओं को समान स्तर की बाजार पहुंच प्रदान करनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
आगे है, हाल ही में समाचारों में देखी गई टीवी सोमनाथ समिति का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है ना, ये हो जाएगा आपका विभिन्न क्षेत्रों में एक समान नो योर कस्टमर मानदंडों को सुव्यवस्थित और अंतिम रूप देना। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गर्भिणी GA2 EI मॉडल का उद्देश्य है? तो इसका हो जाएगा दुनिया भर में जो है इसका उद्देश्य, हाँ, गर्भावस्था के दौरान जो है दुनिया भर में गर्भावस्था भ्रूण की उम्र का सटीक निर्धारण करना हो जाएगा। आइलैंड ऑन द ईयर अभियान कार्यक्रम हाल ही में खबरों में देखा गया था, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित हो जाएगी आपकी दुनिया भर में द्वीपों पर सैकिया रेडियो ऑपरेटर और स्टेशनों से जोड़ना। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। आगे है 93 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये जो है ना, ये तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। फिर है, हाल ही में किस देश ने डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित की है? तो यह की है पेरू ने। ऑप्शन हो जाएगा इसका ये। विश्व की पहली वैद्युत घड़ी भारत के किस राज्य में स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आगे है 96 नंबर क्वेश्चन, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो यह बनाया था जॉन निकोल लॉफ्ट-इटन ने। ऑप्शन हो जाएगा इसका भी। आप याद करें कि ये फरवरी से लेकर के मार्च तक के करंट अफेयर में है। ठीक है। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है ना, यह स्थापित किया जाएगा गुजरात में। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। हाल ही में चर्चा में रही मेलानोचिलानी मिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह एक समुद्री प्रजाति से संबंधित है। ऑप्शन होगा इसका बी। आगे, भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया गया था? तो यह मलेशिया और भारत के बीच में आयोजित किया गया था। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह जारी की जाती है UNEP के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारे सारे 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।